बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 29 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सूरत हाल, जहाँ यूक्रेन ने ईरान से माफ़ी मांग ली है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यूक्रेन की जानब से ईरान से ना सिर्फ माफ़ी मांगी गई है, अपनी गलती को तस्लीम किया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि यूक्रेन मुआवजा देगा उस जहाज़ को टारगेट करने के इवज़ जिस जहाज़ पर हमले के नतीजे में आपको मालूम है कि ना सिर्फ जहाज़ को नुकसान पहुंचा बल्कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी भी कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। तो यूक्रेन की जानब से कहा गया कि हमें माफ़ कर दें, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम मुआवजा भी देने के लिए तैयार हैं। अब उस यूक्रेन की जानब से जिस यूक्रेन की जानब से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चंद घंटों कबल यूक्रेन का जो वज़ीर ख़ारजा है वो धमकियाँ दे रहा था ईरान को और इस तरह की बातें कर रहा था कि अगर ईरान ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया या रिटेलिएट किया तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो उस यूक्रेन की जानब से ईरान से माफ़ी क्यों मांगी जा रही है, अपनी गलती को तस्लीम क्यों किया जा रहा है, और ये सब कुछ कब किया जा रहा है? ये सब कुछ किया जा रहा है दौरे वाशिंगटन के बाद, जहां पर यूक्रेन के सदर की ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई बल्कि नेतन्याहू से भी बड़ी टेंस किस्म की मुलाकात की जो वीडियो है कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लिपसिंग को कि क्या इस तरह की टेंस किस्म की गुफ्तगू इनके दरमियान हुई है। अच्छा, इस दौरे के बाद यूक्रेन का जो स्टांस है वो तब्दील हुआ या फिर यूरोप का कोई किरदार है कि यूक्रेन का स्टांस तब्दील हुआ टुवर्ड्स ईरान, इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से आज काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद उर्दन के ऊपर भी हमले रिपोर्ट हुए हैं और अब से कुछ देर कबल इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानब से 3 जहाज़ों को अपनाए हुरमज़ के अंदर 3 जहाज़ों को टारगेट किया गया है। और ये जो उर्दन के ऊपर ईरान का हमला रिपोर्ट हुआ तो बिल्कुल सरप्राइज अटैक था। आपको मालूम है कि 2-3-4 दिन से बिल्कुल काम है, मिडल ईस्ट के अंदर नेगोशिएशंस की बातें चल रही हैं, डिप्लोमेसी चल रही है और अचानक ईरान की जानब से जो हमले हैं वो उर्दन के ऊपर कर दिए जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानब से कहा गया कि अमरीकी एग्रेशन का रद्द अमल है कि ईरान की जानब से उर्दन के अंदर जो अमरीका का अड्डा है उसको ईरान की जानब से टारगेट किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ईरान के हमले हैं इनसे चंद घंटों कबल सऊदी अरेबिया और अमरीका की जानब से इराक के अंदर जो मज़ाहमती ग्रुप है, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, उसके ठिकानों को टारगेट किया गया अमेरिका और सऊदी अरेबिया की जानब से। और ये कहकर टारगेट किया गया कि जनाब इराकी मुजाहमत की जानब से सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन्स फायर किए गए थे, तो उसके रिटेलिएशन में हमने इराकी मुजाहमत के ठिकानों को टारगेट किया है। और मैं आपको बता दूं कि 20 यहाँ पर शहादतें और 32 जख्मी इराक के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने डिनाई किया था कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमारी जानिब से कोई ड्रोन हमले नहीं किए गए और सऊदी अरेबिया इस तरह की बातें सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करवाने के लिए कर रहा है। जिस तरह की मार पड़ रही है यमन के हौसी मुजाहिदीन से, तो उस मामले से अटेंशन सऊदी अरेबिया डाइवर्ट करना चाहता है। इराकी मज़ाहमत की जानिब से सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमले नहीं किए गए। ना सिर्फ मज़ाहमत की जानिब से बयान सामने आया था बल्कि अली अल ज़ैदी जो इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तहकीकात का भी हुक्म दे दिया था कि तहकीकात की जाएं कि सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर इराक से हमले रिपोर्ट हुए हैं या नहीं हमले रिपोर्ट हुए। और मैंने आपको बताया था कि इराक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया था कि हमने यूक्रेनी ग्रुप को पकड़ा है जो कि इराक के अंदर, ना सिर्फ इराक के अंदर बल्कि रीजन के अंदर कुछ तखरीब कारियाँ कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है। ये यूक्रेनी ग्रुप है और इससे तहकीकात अभी जारी थी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की जानिब से मैंने आपको बताया कि इराक के ऊपर हमला कर दिया गया। तो यही वजह है कि जो इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं अली अल ज़ैदी, जो कि इस वक्त तुर्किया के दौरे पर हैं और उन्होंने तुर्किया के बाद सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाना था, तो अली अल ज़ैदी ने सऊदी अरेबिया का जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया है। जो सऊदी अरेबिया की जानिब से स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं इराक के ऊपर, तहकीकात के बावजूद, तफ्तीश के बावजूद और मुस्तरद किए जाने के बावजूद, यूक्रेनी ग्रुप के पकड़े जाने के बावजूद सऊदी अरेबिया की जानिब से जो हमले किए गए हैं अमेरिका के साथ मिलकर, तो इसके रद्द अमल में अली अल ज़ैदी ने सऊदी अरेबिया का दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है। और अमेरिका की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि ईरान के हमलों का रद्द अमल, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अब से कुछ देर कबल ये कहा कि ईरान के जो सरप्राइज्ड हमले थे चंद सेकंड्स दूर थे, हमारे जो फौजी हैं वो मौत से चंद सेकंड्स दूर थे, क्योंकि ईरान की जानिब से सुबह सवेरे
सरप्राइज्ड अटैक किया गया और इस अटैक का जवाब डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया कि अमेरिका ज़रूर देगा। लेकिन वाइट हाउस इस तरह की बातें कर रहा है कि जनाब डिप्लोमेसी चल रही है, सफारतकारी चल रही है और सफारतकारी जो है वो पॉजिटिव सिमत में जा रही है। वाइट हाउस की जानब से अब से कुछ देर कबल जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ओमान का जो प्रपोजल है अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, अबनाए हुर्मुज़ की फ़ीस को लेकर, सर्विस फ़ीस वाला जो प्रपोजल है जिसकी तफसीलात मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताई, तो उसको भी ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। जिस प्रपोजल के अंदर ना सिर्फ ओमान बल्कि ये जीसीसी कंट्रीज़ भी इस प्रपोजल का हिस्सा थे, इनको भी लूप में लिया गया था ओमान की जानिब से। लेकिन ईरान ने ये कहा कि अबनाए हुर्मुज़ ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो ईरान अबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करेगा, या फिर ओमान ने अगर शामिल होना है तो ओमान शामिल हो सकता है। लेकिन ये जो तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनका कोई अमल दखल नहीं होगा अबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट में, अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल में। अब यही वजह है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, मैं आपको बता दूं कि अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं। बहरीन के अंदर जीसीसी कंट्रीज़ जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। अब ये मिलिट्री ड्रिल्स क्यों की जा रही हैं, ये तैयारियां क्यों की जा रही हैं, मशकें क्यों की जा रही हैं? क्या इसराइल के ऊपर हमला करने लगे हैं, या गजा के अंदर जो मजालिम हैं, वेस्ट बैंक के अंदर जो कब्जे फैलाई जा रही हैं इसराइली सेटलर्स की जानब से, क्या उनके खिलाफ ये मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं अरब कंट्रीज़? नहीं, आपको मालूम है कि ये ईरान के खिलाफ और ईरान के जो ग्रुप्स हैं, नज़र आ रहा है कि यमन के हौसी मुजाहिदीन के ऊपर बिला वजह हमला किया गया, रनवे को जब टारगेट किया गया था। फिर इराक के अंदर ये सऊदी अरेबिया और अमेरिका की जानब से हमले किए जा रहे हैं। फिर लबनान के अंदर किस तरह से लबनान की हुकूमत, फिर शाम की हुकूमत भी इन्वॉल्व हो रही है और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। तो लग यूँ रहा है कि ये अमेरिका, इसराइल और ये जो अरब ग्रुप है इनकी जानब से ईरान और ईरान के ग्रुप्स के खिलाफ एक ग्रुप बना लिया गया है। ये यूँ कह लें कि हाई नास का एक टोला जो है वो इकट्ठा हो रहा है। ईरान और ईरान के जो मदाहमती ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करने के लिए हाई नास का टोला इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, हाई नास का जो असल टोला है, आपको मालूम है कि मैं नेटो कंट्रीज़ को या यूरोपियन कंट्रीज़ को मेरी जानिब से कहा जाता है हाई नास का टोला, तो वो जो असल हाई नास का टोला है वो मिडिल ईस्ट से खुद को अलग करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया इंट्रो के अंदर कि यूक्रेन की जानिब से पहले ईरान के जहाज़ों को टारगेट किया गया, मिलिट्री कार्गो शिप्स कहकर टारगेट किया गया, और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को रिटेलिएशन से भी खबरदार किया कि खबरदार रिटेलिएट ना करना। और फिर यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ये पैगाम लिखते हैं और अपने एक्स के ऊपर ये पैगाम लिखते हैं कि पूरी दुनिया पढ़ ले कि हम पब्लिकली ईरान से जो है वो किस तरह से यूक्रेन माफ़ी मांग रहा है। ये एक्स के ऊपर जो पैगाम है यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जो ईरान को वार्निंग्स दे रहे थे, खबरदार कर रहे थे, रिटेलिएशन से खबरदार कर रहे थे, तो वो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ये लिख रहे हैं कि मैंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से खुलकर और वाज़े अंदाज में बातचीत की है। सफारतकारी का तकाजा यही है कि मुश्किल हालात में भी बराह रास्त गुफ्तगू जारी रखी जाए। मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमारा मकसद गैर ज़रूरी कशीदगी से बचना है। ये यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा लिख रहे हैं कि मैंने वाज़े किया कि यूक्रेन के तमाम इक़दामात सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क का रूसी जारहत से दिफा करने के लिए हैं और इनका मकसद कभी भी किसी शहरी जहाज़ या आम शहरी को निशाना बनाना नहीं रहा। फिर यही मौक़िफ़ ईरान के बयानात के हवाले से भी है। ये यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा लिख रहे हैं जिनमें हालिया वाक़यात में हलाक होने वाले अपने शहरी और निशाना बनने वाले एक शहरी जहाज़ का जिक्र किया गया है। ये मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन एडमिट कर रहा है, आगे मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि शहरी जहाज़ था और इसमें सिविलियन जो क्रू है उसकी कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। बहरहाल यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा लिख रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ रूसी जारहत का मुकाबला करना है जो इन तमाम वाक़यात की बुनियादी वजह हैं। तमाम इश्तियाल अंगेजियों और जानी नुकसानात की मुकम्मल ज़िम्मेदारी रूस पर आयद होती है। मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि मज़ीद कशीदगी पैदा करने वाले इक़दामात से गुरेज़ किया जाए और रूस की यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग की हर किस्म की हिमायत ख़त्म की जाए। ये जंग गैर कानूनी है और इसे फ़ौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। यूरोप और मशरिक़ वस्ता दोनों खित्ते इस्तेहकाम और सलामती और पायदार अमन के मुस्तहिक़ हैं।
یہ یوکرین کے وزیر خارجہ کی جانب سے عباس اراغچی کو یہ پیغام دیا گیا، اور یوکرین کے وزیر خارجہ نے پیغام جو ہے وہ اپنے ایکس کے اوپر لکھا، اور اس کے جواب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عباس اراغچی کی جانب سے ایک شارٹ سا پیغام لکھا گیا کہ یوکرین ہیز انفارمڈ ایران دیٹ اٹ سیکس نو ایسکلیشن ود تہران اینڈ دی اٹیک آن دی ایرانین شپ واز اے مسٹیک، یعنی کہ یہ ایک غلطی تھی، غلطی سے ایران کے سویلین شپ کو جو ہے وہ کارگو ملٹری کارگو شپ کہہ کر ٹارگٹ کیا۔ کیو ول آلسو پے کمپنسیشن فار دا ڈیمیجڈ شپ، یعنی کہ کیو جو ہے وہ معاوضہ بھی ادا کرے گا عباس اراغچی کی جانب سے۔ کیو کا جو موقف ہے یا کیو کی جو معافی ہے یا مسٹیک ہے یا معاوضے والی بات جو کی گئی ہے کیو کی جانب سے، تو عباس اراغچی نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ایران اب ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یوکرین نے معافی مانگ لی ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یوکرین جو کل تک ایران کے اوپر حملے بھی کر رہا تھا، ایران کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا، تو یوکرین کی جانب سے پبلکلی معافی کیوں مانگی گئی ہے؟ کیا یورپ کی جانب سے یوکرین کو خبردار کیا گیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کی جانب سے کایا کلاس جو یورپین یونین کی فورن پالیسی چیف ہیں، ان کو ٹیلی فون کال کر کے عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھائی اس جنگ کے اندر نہ انوالو ہو، یورپ کو اس جنگ کے اندر ڈریگ کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ اور یورپ آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی اوائڈ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، چاہے یورپ کے اختلافات بڑھ رہے ہیں، لیکن یورپ یہاں پر اب نائے ہرمز کے اندر آ کر نہیں ڈوبنا چاہتا۔ امریکہ اور اسرائیل کا یورپ حال دیکھ رہا ہے، اور یورپ کا موقف ہے، نیٹو کا موقف ہے کہ یہ ہماری ٹیریٹری نہیں بنتی، یہ نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری نہیں ہے، اور یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے کہ آرٹیکل 5 کا اطلاق ہو جائے۔ یہ اسرائیل کی جنگ ہے جس میں امریکہ کودا اور پھر دلدل میں کود گیا اب نائے ہرمز کے۔ تو یورپ کی جانب سے یوکرین کو یا تو منع کیا جا رہا ہے، یا پھر دورہ امریکہ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یا نیتن یاہو کی جانب سے، یہ جو نیتن یاہو کی میٹنگ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو نے میٹنگ تو یوکرین کے صدر کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی سیپریٹلی میٹنگ ہونی تھی، اس طرح سے میٹنگ ہونی تھی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی میٹنگ ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کی میٹنگ ہوئی ہے، اسی طرح یہ بڑے اور چھوٹے صہیونی کی بھی میٹنگ ہونی تھی۔ لیکن نیتن یاہو نے کہا کہ کوئی میٹنگ میں نے نہیں کرنی چھوٹے صہیونی کے ساتھ۔ یہ تو لنسی گرام کے فیونرل پر جب یہ اکٹھا ہوئے تو یہاں پر یہ ٹینس قسم کی گفتگو ان کے درمیان ہوتی دیکھی گئی۔ پھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے فیشل ایکسپریشنز دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے چھوٹے صہیونی کو خبردار کیا گیا ہو کہ یہ جو تخریب کاریاں ہیں یا پھر مشرق وسطیٰ کی تنازع کے اندر اپنی جو جنگ ہے اس کو گھسیڑنے سے باز رہو، کیونکہ اگر مشرق وسطیٰ کے اندر یورپ کا تنازع آتا ہے تو پھر رشیا بھی آتا ہے، پوٹن بھی آتا ہے، اور پوٹن سے آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف اسرائیل کی جان جاتی ہے بلکہ امریکہ کی بھی جان جاتی ہے کہ اگر رشیا اس تنازع کے اندر آ گیا تو چیر پھاڑ دے گا۔ ظاہر ہے کہ رشیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ جو میزائلوں کی بات کرتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام، تو رشیا کے پاس 6000 سے زیادہ وار ہیڈز ہیں۔ تو نیتن یاہو کی جانب سے یوکرین کے صدر کو کہا جا سکتا ہے کہ رشیا اس جنگ کے اندر آ جائے گا، پھر چائنا آ جائے گا، نارتھ کوریا آ جائے گا۔ اگر چائنا نہیں آتا تو نارتھ کوریا تو ضرور آئے گا۔ رشیا اور نارتھ کوریا کا تو آپ کو معلوم ہے کہ معاہدہ ہے۔ تو یوکرین کے صدر یا تو یورپ کے کہنے پر یا اسرائیل کے کہنے پر یوکرین کے صدر نے یہ یو ٹرن لیا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے تنازع سے یورپ کے تنازع کو بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ یوکرین کے صدر کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وارننگ سامنے آئی ہے کہ میں ریٹیلیٹ کروں گا، جو بحرین کے اندر امریکہ کے اڈے پر ایران کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کی ریٹیلیشن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضرور سامنے آئے گی۔ تو آنے والے 24 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال کو لے کر امریکہ کی جانب سے اگر ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس ہیں جو 3-4 روز سے بند ہیں تو دوبارہ بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔